हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेएनयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जेएनयू 2009 के टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम जेएनयू 2009 के ही पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, पर वो 10 डिफरेंट क्वेश्चंस को, क्योंकि उस साल लगभग 30 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने इस लेक्चर को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में आने वाले 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, और पार्ट 3 में भी क्या होगा, जो बचे हुए 10 क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन आईसी बेंगलोर जब अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाता था तो वो उस टाइम इसका फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। इस टाइप के क्वेश्चन उसके फेवरेट क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको समझाएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक सीरीज दे दिया है और इस सीरीज का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है कि इस सीरीज का आखिर सम क्या होगा। टोटल 4 ऑप्शन आपको क्या है, गिवन दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे कि भैया ये जो सीरीज गिवन है, ये सीरीज का किसी मैथमेटिकल फंक्शन से मैच करता है कि नहीं करता है। मतलब जैसे मान लीजिए कॉस एक्स का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, लॉग एक्स का एक्सपेंशन होता है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है। तो ये कई सारे जो एक्सपेंशन होते हैं, क्या इन एक्सपेंशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6। इस सीरीज को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सीरीज है कहीं ना कहीं कॉस की सीरीज से मैच कर सकती है। अभी कॉस की सीरीज से मैच करती है कि नहीं करती, ये अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉस की सीरीज से किस प्रकार से मैच कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉस की एक सीरीज लिख देता हूँ। आपका जो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो आपका क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कॉस का एक्सपेंशन होता है एंड सॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू पाई अपॉन 2 की पावर 2 पुट कर देता हूँ, तो इन दिस केस क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस तो वैसे ही रहेगा और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पाई अपॉन 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 2 को क्या 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाद में लिखेंगे, कोई बात नहीं, इसके लिए ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई स्क्वायर ये फैक्टोरियल 2 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 2 तो यहाँ पे क्या है, हमारा x की वैल्यू है, पर यहाँ पे x स्क्वायर हो रखा है, तो स्क्वायर और पावर 2, पावर टोटल कितनी हो जाएगी बताओ, यहाँ पे पावर हो जाएगी 4। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ अब चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे चाहो तो इसको पावर 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इस टाइप से भी इसको निकाल सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को लग रहा थोड़ा सा मैंने इक्वेशन गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 4 है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती गलतियां, इंसानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, पर एग्जाम में गलती मत करना, एग्जाम में करोगे तो फिर कॉलेज खत्म। ठीक है, कॉलेज नहीं मिलेगा, एक छोटी सी गलती से कॉलेज रुक जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, प्लस करोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, x की पावर क्या है, देखो x की पावर 4 है, x की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, पाई की पावर 4। ठीक है, और अपॉन फैक्टोरियल 4 क्या रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, पाई की पावर 4 और क्या हो जाएगा बताओ, 2 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 2 और x की पावर कितनी है, 4, तो पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा बताओ, 2 की पावर 8। ऐसे सिमिलर जब आगे बढ़ोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये तो ऐसे चलता रहेगा और आपका क्या हो जाएगा बताओ, 2 की पावर कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा, सीरीज आगे ऐसी चलती रहेगी। तो फाइनली यहाँ पे हमें ये कंक्लूजन निकला, जब मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, तो जो आपकी गिवन सीरीज थी वो कहीं ना कहीं कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 2 से मैच कर रही थी। ठीक है, कॉस 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस पाई अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताओ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको गिवन सीरीज है वो कॉस पाई अपॉन 4 गिवन है, मतलब कॉस पाई अपॉन 4 से क्या कर रही है,
मैच कर रही है, ठीक है। तो इन दिस केस आप ये लिख सकते हो कि जो आपकी गिवन सीरीज होगी वो क्या होगी, cos पाई अपन 4 के इक्वल होगी, और cos पाई अपन 4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√2। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 1/√2 क्या है, आपको सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन गिवन है जिसमें क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, और कन्वर्ज करने के साथ क्या हो रहा है, इसका जो समेशन है वो कितना है, 1/√2 आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा, और ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो जेएनयू ने एक क्वेश्चन तो लगभग मान के चलो यार 2 से 3 बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। और इवन आपका आईटी गेट से लेके नेट CSIR नेट से लेके हर जगह एक क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से आप ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। ग्रिफिथ की बुक में मैंने इसको पढ़ा था। तो चलिए वो तो एक अलग बात है कि मतलब ये क्वेश्चन कहाँ, ये इक्वेशन कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी, वो एक अलग चीज है। पर इक्वेशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर जगह ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका क्या है, जो लेंथ है वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले तो डिपेंड कर रहा है प्लांक कांस्टेंट पे, ठीक है। तो प्लांक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी पावर में क्या मान लेता हूँ, कैपिटल X मान लेता हूँ, ठीक है। दूसरा जो इसकी डिपेंडेंसी है वो क्या है, कैपिटल G पे। कैपिटल G क्या होता है, कैपिटल G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल होता है। ये क्या है, इसकी मैं जो डिपेंडेंसी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, पावर Y, ठीक है। और तीसरा क्या है यहाँ पे, तीसरा हमारा प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट हो गया। तीसरा हमारे यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसकी डिपेंडेंसी मान लेता हूँ मैं Z। तो अब हमारा मेन टारगेट होगा X, Y और Z की वैल्यू कैलकुलेट करना। अगर मैं X, Y, Z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट कर पाता हूँ तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको इक्वल लिखोगे, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट आएगा क्या, और इस कांस्टेंट के की हमेशा खासियत क्या होती है, जब आप डायमेंशन एनालिसिस को पढ़ते हो तो डायमेंशन एनालिसिस में ये बोला जाता है कि जो कांस्टेंट के है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो डायमेंशन लेस होगा, के का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। अदरवाइज आप अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अदरवाइज आप डायमेंशन एनालिसिस से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद ये हमारा क्या होगा, ऑलवेज डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। या इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, h की पावर x ऐसी रहेगा, g की पावर y ऐसी रहेगा और c की पावर z ऐसी रहेगा। अब क्या करोगे, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड क्या करोगे, डायमेंशन टेक करोगे। तो यहाँ पे आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, m की पावर 0, यहाँ पे क्या लेंथ है, लेंथ की पावर कितनी हो जाएगी 1, और t की पावर कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि m और t तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो k क्या है, k यहाँ पे डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस है तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। h का डायमेंशन देखो, साइड में h का डायमेंशन निकाल देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/mv, ठीक है। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ये फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो फाइनली यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा mv। तो m का डायमेंशन क्या होता है m, लैम्डा क्या होता है l, और v का डायमेंशन क्या होता है lt-1। तो फाइनली यहाँ पे जो डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा m l2t-1, ठीक है। तो h का जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगा हमारा m l2t-1। यहाँ पे आप देख सकते हैं h की पावर कितनी x, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, m की पावर x, ठीक है, l की पावर 2x और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर -x, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया h का डायमेंशन, ठीक है। अब g का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही g का डायमेंशन आपका क्या होता है, देखो क्या जनरली अगर मैं g की बात करता हूँ तो g का फॉर्मूला होता है f इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। g का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल लॉ से, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन देखते हैं। यहाँ पे f का डायमेंशन होता है m lt-2, ठीक है। l का डायमेंशन क्या हो जाएगा, r का डायमेंशन l स्क्वायर हो जाएगा, मतलब r स्क्वायर का डायमेंशन l स्क्वायर, और मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो g का डायमेंशन है, g का डायमेंशन यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, m-1 l की पावर 3 t का पावर -2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो g का डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, m की पावर -1 का मतलब क्या है, यहाँ पे g की पावर कितनी है बताओ, y का मतलब क्या हो जाएगा, m की पावर -y, ठीक है। l की पावर 3y, ठीक है, और t की पावर क्या हो जाएगा -2y, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, g का डायमेंशन आ गया। और फाइनली आपका क्या है, तीसरा बचा हुआ है, और तीसरा क्या है यहाँ पे बताओ, c का डायमेंशन। c का डायमेंशन आप सबको ही पता होता है, स्पीड ऑफ लाइट का जो डायमेंशन होता है l,
और t माइनस वन, ठीक है। तो l की पावर कितना हो जाएगा z और t की पावर कितना हो जाएगा माइनस z, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर देखो फाइनली क्या होगा, m की पावर x, ठीक है, और यहाँ पे m की पावर कितना है माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पे m की पावर है ही नहीं, तो यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। फिर l की पावर देखेंगे, l क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है तो अगेन क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो l की पावर यहाँ पे क्या है प्लस z हो जाएगा, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद t की पावर देखेंगे, t की पावर यहाँ पे कितनी है बताओ माइनस x, यहाँ पे कितनी है t की पावर 2y, ठीक है, माइनस का, और यहाँ पे t की पावर कितनी है बताओ माइनस z, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। फाइनली यहाँ पे क्या करोगे, दोनों ही साइड्स की पावर्स को कंपेयर करवा दो। कंपेयर करवाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो इस साइड की m की पावर कितनी है 0, ठीक है, और इस साइड m की पावर कितनी है बताओ x माइनस वाई। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि x इज इक्वल टू क्या है y, x जो है हमारा किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे देखो, दूसरा l की पावर 1 है, l की पावर कितनी 1 है, यहाँ पे l की पावर 1 है, और यहाँ पे l की पावर कितनी है बताओ, यहाँ पे l की पावर है 2x प्लस 3y, ठीक है, और प्लस क्या है z है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू वाई पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो मुझे एक नई इक्वेशन मिलेगी। वो क्या मिलेगी, देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, 2x रहेगा, ठीक है। y की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3x प्लस z। तो फाइनली आपका जो एक नई इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी क्या, 5x प्लस z, ठीक है, इज इक्वल टू 1। चलिए बहुत बढ़िया, इसे इक्वेशन 2 बना देते हैं और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है तीसरी इक्वेशन, यहाँ पे t की पावर कितनी है 0 है, ठीक है, और इस साइड t की पावर कितनी है बताओ माइनस x माइनस 2y, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस z आ जाएगा। माइनस कॉमन लूंगा तो सबके सब प्लस हो जाएंगे, कुछ नहीं करा मैंने, माइनस क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। यहाँ पर भी अगेन क्या करोगे, यहाँ पर भी अगेन x इक्वल टू वाई पुट कर दोगे, ठीक है, मतलब x रहेगा और y की जगह क्या आ जाएगा बताओ x आ जाएगा, तो यहाँ पे y की जगह x आ जाएगा तो 3x हो जाएगा प्लस z। तो यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4x प्लस z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपका क्या है z की वैल्यू है, z की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ माइनस 4x आ जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। अब क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को आप देख सकते हो कि इक्वेशन थर्ड क्या है 1 इक्वल टू 5x प्लस z है, और इक्वेशन 4 क्या है z इक्वल टू माइनस 4x है। तो यहाँ जो क्या है आपका z इक्वल टू माइनस 4x है, इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेस के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैं जब इस इक्वेशन को पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x, तो 5x रहेगा, पर z की जगह मैं क्या कर सकता हूँ माइनस 4x कर सकता हूँ। तो यहाँ पे z की जगह क्या आ जाएगा बताओ माइनस 4x आ जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या है, यहाँ पे आएगा आपका क्या 4x इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, देख लो एक बार, देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। x प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है, यहाँ पे 2 था, मैंने गलती से 3 कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 3x, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे भी आ जाएगा 3x, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 3x। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। हो जाती है कभी कभी गड़बड़, एग्जाम में मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ 2x आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आपका जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू पता चली। अब x की वैल्यू पता चल गई तो y की वैल्यू पता चल गई, क्यों, क्योंकि x क्या है y के बराबर है, तो जो वैल्यू आपकी x की होगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी y की हो जाएगी। और यहाँ से मुझे z की वैल्यू निकालना है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ माइनस 3x, ठीक है। तो माइनस 3 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या 1/2, तो कितना आ जाएगा बताओ 1/2। तो फाइनली z की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी माइनस 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू भी 1/2 और z की वैल्यू माइनस 3/2। अब ये तीनों की ही तीनों वैल्यू क्या करो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो जैसे ही मैं इस तीनों वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो l इज प्रोपोर्शनल टू किस किस के हो जाएगा बताओ, h की पावर x की वैल्यू कितनी है देखो 1/2, तो h की पावर कितनी हो जाएगी बताओ 1/2। उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ g की पावर y का मतलब क्या हो जाएगा g। अब y कितना है यहाँ पे देखो अगेन 1/2 है, तो g की पावर कितनी हो जाएगी बताओ 1/2। और फिर यहाँ आ जाएगा c की पावर z कितना है बताओ माइनस 3/2, तो यहाँ पे c की पावर कितना हो जाएगा बताओ माइनस 3/2। तो ये जो l है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, h की पावर 1/2 के, g की पावर 1/2 के, और c की पावर किसके 3/2 के, किसके अपॉन में चला जाएगा, माइनस साइन नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
फाइनली जो आपका एल आएगा, एल इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच जी अपॉन सी की पावर 3/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, एल इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच जी अपॉन सी की पावर 3/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था पर काफी कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हो, क्योंकि यार थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन भी हो गया। अब आता है थर्ड क्वेश्चन पे आज की क्लास का। थर्ड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है, मतलब आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ लो। ये क्वेश्चन भी आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये छोटा सा क्या है, छोटा सा इसमें ट्विस्ट दे रखा है। ट्विस्ट क्यों, कैसे दे रखा है, वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद समझते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे, अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलो आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं देखोगे ध्यान से तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू, t इक्वल टू 0 सेकेंड टू, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड। इस बीच कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है पार्टिकल पे, कोई भी फोर्स पार्टिकल पे अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब F इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई कि 5 सेकंड तक, मतलब 5 सेकंड तक इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, सेकंड कंडीशन ये दे रहा है कि आफ्टर 5 सेकंड, मतलब जब t की वैल्यू क्या होगी आपकी, t की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी। ठीक है, इन दिस केस आपका एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स का अमाउंट कितना है, जो आपका फोर्स है वो t का फंक्शन है, जो फोर्स है वो t का फंक्शन मतलब टाइम का फंक्शन है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 12t की पावर 2। ठीक है, तो आपका फोर्स क्या है, फोर्स आपका टाइम का फंक्शन है जिसका वैल्यू कितना है, 12t की पावर 2 है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही करते रहो, एग्जाम जरूर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है ये देख लो। ठीक है, वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे। अब देखना इसमें बहुत, मतलब लगेगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, पर एक छोटा सा ट्विस्ट दे रखा है, छोटा सा क्या कर रखा है, क्वेश्चंस को पजल कर रखा है। पजल कैसे कर रखा है, कैसे उसने घुमावदार क्वेश्चन पूछ रखा है, वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी है, और बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, जब आपका टाइम 0 सेकंड था, इन दिस केस आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 500 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, ये आपकी बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी बनेगी उसको सॉल्व करने के, जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होकर आएगी उसके लिए आपका बाउंड्री कंडीशन क्या करेगा, जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है उसको कैलकुलेट करने के काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले फोर्स लिखो। फोर्स को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, मास इंटू डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, मास इंटू डेल वी अपॉन डेल टी, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितने बराबर है बताओ, 12t²। तो ये आपका क्या है, फोर्स का वैल्यू है। ठीक है, अच्छा एक चीज और गिवन दे रखी है उसने, क्या कि मास आपका कितना है, 1 kg है। तो यहाँ पे मास की जगह मैं कितना कर दूंगा, 1 kg कर दूंगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू 12t² dt। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा c। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा v, और इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 4t³ + c। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये जो v है वो कहीं ना कहीं फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन यूज करोगे किसके लिए, c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब हम बाउंड्री कंडीशन c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे तो उस केस में आपका जो टाइम है वो कितना है, 0 सेकंड है। इसका मतलब टाइम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बताओ, 0 सेकंड। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0 सेकेंड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, +c। और इस केस में जो आपका वेलोसिटी है वो कितना है, 500 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 500 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो फाइनली जो मेरा क्या है, vt है, vt क्या आ गया बताओ, vt यहाँ पर आ गया 4t³ + 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है एट t = 10 सेकंड पे। अब यहाँ पे गलती से t = 10 मत रख देना, यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट, यही इस क्वेश्चन का क्या था, ट्विस्ट था, यही इस क्वेश्चन को घुमावदार बना रखा था। यहाँ पे आप t की वैल्यू 10 मत रख देना, आपका आंसर गलत आ जाएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। क्यों गलत आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं जो ये फोर्स का रोल है वो कहां से शुरू हो रहा है, आफ्टर 5 सेकंड शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है, आफ्टर 5 सेकंड शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे हम इस फोर्स की वजह से ये जो आपका क्या है, वेलोसिटी आया है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन बन रहा है। देखो 5 सेकंड से पहले वेलोसिटी क्या था, टाइम का फंक्शन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि 0 to 5 सेकंड, 0 to
0 to 5 सेकंड, इस केस में आपकी वेलोसिटी कितनी थी 500 मीटर पर सेकंड थी, क्योंकि इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन, जब तक इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में मोशन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 0 सेकंड पे अगर 500 मीटर पर सेकंड है, 500 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकंड तक अप टू 5 सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी 500 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन बना रहेगा। पर जैसे ही आफ्टर 5 सेकंड आप क्या करोगे, एक फोर्स अप्लाई करोगे जो कि टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब जो बॉडी का वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो कब चेंज हो रहा है, आफ्टर 5 सेकंड चेंज हो रहा है। तो ये बात ये गिवन है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ t इक्वल टू 10 सेकंड पे आपको क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इन दिस केस आप क्या करोगे, t इक्वल टू क्या पुट करोगे, t इक्वल टू 5 सेकंड पुट करोगे। ठीक है, अगर सपोज दैट पूछता कि t इक्वल टू किसके लिए, t इक्वल टू 10 सेकंड के लिए। ठीक है, अगर सपोज दैट पूछता कि t इज इक्वल टू 12 सेकंड पे आप क्या करो, वेलोसिटी कैलकुलेट करो। इस केस में आप क्या करते हैं, t की वैल्यू 7 सेकंड पुट करते हैं। क्यों करते हैं 7 सेकंड पुट, क्योंकि आपका जो टाइम है वो आफ्टर 5 सेकंड के बाद शुरू होगा। ठीक है, ना कि 5 सेकंड से पहले, क्योंकि जो फोर्स है वो 5 सेकंड के बाद लगना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 सेकंड के लिए आफ्टर, मतलब एट t इक्वल टू 10 सेकंड, एट t इक्वल टू 10 सेकंड के लिए t की वैल्यू कितना पुट करोगे, 5 पुट करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, t की जगह 5 आ जाएगा और फाइनली आ जाएगा 4 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 500। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज, ये क्यों किया हमने। अगर ये नहीं करते तो आपका आंसर गलत आ जाता, बार बार बोल रहा होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देता है, ऐसे ही क्वेश्चन देता है, आपको चेक करना चाहता है कि आपको छोटी से छोटी चीज आती है कि नहीं आती है, अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन का आंसर गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैकेनिक्स का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, इसको तो मतलब क्या ही बोले, कहते नहीं एकदम इजी क्वेश्चनों में से एक है। चलिए सो क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को भी अच्छे से। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं कह रहा है। एक हमारा क्या है, ब्लॉक है जो क्या है, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, और रफ सरफेस पे रखा है, और इसका क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना गिवन है, म्यू गिवन है। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जस्ट मूव कर रहा है। जस्ट मूव करने का मतलब क्या हुआ, सपोज इट इसका मास क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, अब देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। सबसे पहले तो क्या लगेगा, mg फोर्स नीचे की तरफ। दूसरा, इसको बैलेंस कौन करता है बताओ, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। तो ये बात तो भैया क्लियर हो रही है कि n इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, mg हो रहा है इन दिस केस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल की वैल्यू होती है। ठीक है, इस केस में आपका नॉर्मल की वैल्यू क्या है, mg है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि सपोज इट जस्ट मूव कर रहा है, कहां की तरफ, आगे की तरफ। इसने कहा ना एकदम जस्ट एक्सेलरेट हो रहा है, तो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो हमें क्या करना, मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसका कहीं ना कहीं मास इनटू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इसी एक्सेलरेशन को मैं नाम दे देता हूं मिनिमम, क्योंकि जो हमें कैलकुलेट करना है। अभी आगे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, और रिलेटिव मोशन का अपोज करने का मतलब इस केस में क्या हो रहा है, जो ब्लॉक ए है वो सरफेस के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दोनों को ही मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा, और दोनों को ही मैं इक्वेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल टू आ जाएगा आपका एम ए मिनिमम। ठीक है, और जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, ए मिनिमम, क्योंकि ये हमने इक्वेट क्यों किया, क्योंकि जस्ट मूव करने की बात कर रहा है। ठीक है, जस्ट मूव में क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्या करोगे, एन की वैल्यू उठा के एमजी के बराबर रख दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू एमजी इक्वल टू एम ए मिनिमम। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और जो ए मिनिमम की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगा म्यू इंटू जी। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हो, और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका भी हो गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, और काफी इजी क्वेश्चन है यार। अब इसको क्या ही बोले, इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे रहा है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 2009 का पेपर इतना आसान बना था, सीरियसली 2009 में मैं होता तो 30 में से यार 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो सही कर ही देता। ठीक है, बट कोई नहीं, जब पेपर आता है तो एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
चलिए कोई नहीं, तो कंपटीशन सबके लिए क्या होता है, लगभग बराबर होता है। पेपर अगर आसान आया है तो सबके लिए आसान आएगा, पेपर अगर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो आसान पेपर आएगा तो कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज होकर जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, समझे। क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स का है और सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, ठीक है। और सबसे मजे की बात है इस क्वेश्चन में आपको सराउंडिंग का नहीं निकालना है, ठीक है, सिर्फ सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। यू कैन से कि जो सराउंडिंग का चेंज इन एंट्रोपी है वो 0 है, ठीक है। क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप चेंज इन एंट्रोपी निकालोगे तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, तो सिस्टम की एंट्रोपी होती है और दूसरा क्या होता है, सराउंडिंग का होता है, ठीक है। तो टोटल यूनिवर्स की आपको चेंज इन एंट्रोपी निकालना होता है। फिलहाल इसमें यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, आपको सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो इसलिए आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक सिंपल सा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एंट्रोपी की बात करता हूँ। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन टी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बाद देखो क्या ये प्रोसेस का आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब क्या, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा बताओ, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे आइसोथर्मल का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे आइसोथर्मल को क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ लिखो। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या होगा बताओ, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब पीडीवी, ठीक है। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ये आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल के लिए फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टी के लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टेम्परेचर का फंक्शन होता है। और टेम्परेचर का फंक्शन अगर होता है तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है इसकी। और अगर आपका टेम्परेचर 0 है तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, जो चेंज इन एंट्रोपी है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसको तो आप आराम से निकाल सकते हो और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप साफ साफ देख सकते हो, जो क्या है, इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी के कारण आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डी क्यू है वो कितना आ जाएगा बताओ, पीवी आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या करो, मतलब इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या आ जाएगा बताओ, पी डी वी अपॉन टी। अब यहाँ पे टी कांस्टेंट है, उसके लिए ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। और प्रेशर भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर आएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ छूट रहा है मेरे से, डेफिनेटली छूट रहा है यार, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट थोड़े ना बोला है उसने, तो यहाँ प्रेशर को प्रेशर ही रहने दो, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, मैनिपुलेशन देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। कैसे मैनिपुलेट करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। यहाँ पे 1 मोल दे रखा, 1 मोल का मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एन की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में एन इक्वल टू कितना है, 1 मोल है, पर मोल के लिए पूछ रहा है, ठीक है। पर मोल का मतलब एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। और फाइनली यहाँ से क्या करोगे, पी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आर टी अपॉन वी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आर टी अपॉन वी, और ये टी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एक टी यहाँ पे है, और ये क्या हो जाएगा डीवी, ठीक है। तो टी से टी कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर डीवी अपॉन वी। अब आर क्या होता है, यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। अब कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, आर, और यहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिट होगी, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, वी इनर्शियल, और यहाँ क्या हो जाएगा, वी फाइनल। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, आर, और डीवी अपॉन वी का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है बताओ, एलएन। अब यहाँ पे एलएन पे ध्यान रखना भाई, यहाँ गलती से लॉग 10 मत ले लेना, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, नेचुरल लॉग आता है। नेचुरल लॉग को हम क्या लिखते हैं, एलएन लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये बात। तो यहाँ पे करोगे नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग पे जो बेस होता है वो क्या होता है, ई बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ पे जो आपका इसका इंटीग्रेशन आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप यार होशियार हो, इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, वी फाइनल अपॉन वी इनर्शियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या आ जाएगा बताओ, आर, और वी फाइनल की वैल्यू क्या है, देखो वी फाइनल की वैल्यू है आपका यहाँ पे, वी फाइनल की वैल्यू कितनी है, 1 लीटर टू 2.7 लीटर, ठीक है। वी फाइनल की वैल्यू है एलएन, वी फाइनल की वैल्यू दे रखी है 2.7 लीटर, और वी इनर्शियल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 लीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2.7 अपॉन 1 लीटर, ठीक है। इतना ही दे रखा है, एक बार और देख लेता हूँ, हाँ इतना ही दे रखा है, ठीक है। 1 लीटर टू 2.7 लीटर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी आएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। चलिए अब इसको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करोगे और आसानी से सॉल्व आ जाएगा, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है आपको, ठीक है। यहाँ पे शायद थोड़ा सा करेक्शन है, करेक्शन कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, करेक्शन क्या है, यहाँ पे ये 1 नहीं है, क्वेश्चन में यहाँ पे ये 10 है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे 10 है, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया था ना उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये 10 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 10 है,
तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यूज को पुट करोगे। अब यहाँ पे देखो जो ln है ना, ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग मतलब लॉग ई बेस पे, ठीक है। अब इस लॉग ई बेस पे वैल्यूज को पुट करना, मेरे पे यहाँ पे फिलहाल डाटा नहीं है, डेटा नहीं मतलब मोबाइल डाटा नहीं भाई, ठीक है, कौन सा लॉग का डाटा नहीं है, और हमको ये सारी चीजें याद नहीं रहती है क्योंकि हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें कैलकुलेटर मिलता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब कैलकुलेटर मिलता है तो क्यों याद करें, तो इसको क्या करो, कैलकुलेटर से इस वैल्यू को पुट करो। पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, मैं आंसर लिख देता हूं, इसका जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, +1 कैपिटल आर आएगा, ठीक है। तो +1 कैपिटल आर की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या था, इजी कह सकते हो क्योंकि सिंपल ये हो गया, ठीक है। आपको सराउंडिंग का एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं करना था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन भी आपका क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपका मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। आखिर क्या अप्रोच लगेगी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन काफी ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आज का छठा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया सबने। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में इसने फ्री एनर्जी दे रखा, ठीक है। वैसे फ्री एनर्जी का हमें थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बना लेंगे यार, बनाने में क्या जा रहा है, ठीक है। आज तक पागल ही तो बनाते आए हैं, मतलब इक्वेशन तो बनाते आए हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, U माइनस TS, ठीक है। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो उसने गिवन दे रखा है, तो क्वेश्चन में उसने एक काम आसान कर दिया कि आपको गिवन था, ठीक है। JNU की एक खासियत अच्छी है, चलिए वो बहुत सारे हिंट दे देता है, तो इसने हिंट दे दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हिंट दे दिया तो ठीक है। अब इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो DF इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, DU माइनस TDS माइनस S डेल T, ठीक है। फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और माइनस साइन क्या करेगा, ठीक है। तो यार होशियार हो, कर लोगे, थोड़ा मैंने एक स्टेप तेज किया है तो आप लोग भी थोड़ा तेजी बनाए रखना, ठीक है। अच्छा DU को क्या लिख सकते हो, जो आपका DU होता है, DU क्या होता है, DU हमेशा होता है TDS, ठीक है। DU क्या होता है TDS, ठीक है, माइनस PB, ये आपका क्या होता है, DU होता है, ये आपका फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन होता है, मतलब जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन होता है किसका, एंट्रोपी का और वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो कोई नहीं, आगे की क्लास में जब हम DU का प्रीवियस ईयर करेंगे उसमें मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा कि DU का तो फेवरेट क्वेश्चन है, और इवन आपका क्या है, IT जेम का भी फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, DU की जगह TDS माइनस PB, ठीक है, PDB मतलब, और ये क्या हो जाएगा T माइनस TDS और STT, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। कुछ काटपीट मच रही है, देखो TDS से TDS कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो DF आएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस PDB, ठीक है, और माइनस S डेल्टा T, ठीक है। तो ये आ गया आपका। आप देखो टोटल 4 ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शन को ऑप्शन बाय चेक करना है एक बार, और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे चारों ऑप्शन आ गए हैं, उस चारों ऑप्शन को देख लो। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि हीट एक्सचेंज, ठीक है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर करता हूं तो कुछ भी इक्वेशन में डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, इक्वेशन ऐसे रहेगी क्योंकि ऑलरेडी P यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है द वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब देखो कांस्टेंट एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एंट्रोपी का मतलब होता है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। तो एंट्रोपी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। चलिए सेकंड ऑप्शन को भी हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या रखते हैं, ठंडे बस्ते में रखते हैं। अब आता है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है द वर्क डन ऑन द सिस्टम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट करता हूं, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका क्या होगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पे कोई भी चेंज क्या होती है, 0 हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, DF इज इक्वल टू माइनस PDV, और ये जो माइनस PDV इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वर्क, अरे वर्क तो है ही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है, कैसे मैच कर रहा है, उसने कहा द वर्क डन ऑन द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब अगर मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूँ, तो जो आपका DF है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, वर्क इक्वल हो जा रहा है। और माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो आपका वर्क डन है वो क्या है, ऑन द सिस्टम हुआ है। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि जो आपका वर्क डन है वो किस पे हुआ, ऑन सिस्टम हुआ है, ठीक है, ऑन सिस्टम हुआ। अगर ये प्लस होता तो क्या होता, बाय द सिस्टम होता, बाय द सिस्टम, ठीक है। तो इस केस में आपका ऑप्शन बी सही होता। फिलहाल आपका क्या है, माइनस वर्क आ रहा है। माइनस वर्क का मतलब क्या है, जो आपका फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी क्या होगा, माइनस वर्क के इक्वल होगा। इन दिस केस आपका क्या होगा, गिफ्ट एनर्जी क्या होगा, जो आपका
क्या कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वर्क हो रहा होगा वो ऑन द सिस्टम होता होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका क्या होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। और ऑप्शन सी को एक बार और रिपीट कर देता हूं, द